नमस्कार दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम पटवार, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, ऑप्शन ए आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आकार छोटा हो जाता है और ऑप्शन डी संख्या घट जाती है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्री। नमस्कार दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम पटवार, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो गए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आकार छोटा हो जाता है और ऑप्शन डी संख्या घट जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, संख्या बढ़ जाती है। जब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य चला जाता है तो उसकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो इसी के साथ आप बताइए आरबीसी की लाइफ टाइम क्या होती है, मतलब उसका जीवन काल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सेकंड है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल के समान होता है और ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। ठीक है, आपको जो इसका राइट आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। सैटेलाइट के अंदर जब मनुष्य बैठा होता है तो उसका भार एटलीस्ट 0 हो जाता है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के समान होने के कारण। चलिए थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ठीक है, आधुनिक शक्तिशाली द पावरफुल चुंबक मैग्नेट्स किससे बनते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए लौह यौगिक पदार्थों से, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल के मिश्र धातु से और ऑप्शन डी लौह, कोबाल्ट एंड निकल की मिश्र धातुओं से। ठीक है, आपको जो इसका राइट आंसर देना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से पावरफुल मैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस होता है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, डे हो गया, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए जो भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या है? ठीक है, एक सेकेंड। ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। प्राइमरी वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट वर्क इसका यही होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण करना, इसीलिए भोजन का ऑक्सीकरण करता है और एटीपी का निर्माण करता है, इसी तो हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? ठीक है, ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अनुपस्थिति पूछ रहा है। ठीक है, राइबोसोम की अनुपस्थिति में तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम का प्राइमरी वर्क ये है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 80% से अधिक सेल कोशिका
अच्छा ठीक है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। आपको ये बताना है, ये बीपीएस एग्जाम 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर 80% से अधिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी जल। तो आप सबको पता होगा 80% से अधिक हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कोशिका की आत्महत्या, ठीक है, जिसे आत्मघाती भी बोलते हैं, एक ही वर्ड है, की थैली कहा जाता है। ये आरआरबी, एएसएम और सीजी एग्जामिनेशन के 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोम, ऑप्शन डी गाल्जिका है। ठीक है, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही हम अपने सेल की आत्मघाती थैली कहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, जो पौधे की पत्ती होती है वो हरा रंग किस वजह से होता है, जैसे कि देखते भी हैं, तो किस वजह से होता है ये आपको बताना है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप क्लोरोप्लास्ट की वर्क बता दीजिए कि इसका वर्क क्या होता है पौधों की पत्तियों के अंदर। सिर्फ हरा रंग देना ही इसका वर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट पौधों को भोजन बनाने का प्रमुख कार्य करता है। ये सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाता है, उसके अंदर ये O2 भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट एक पादप के लिए और एक हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ठीक है, जो फूल में विभिन्न प्रकार के लाल, गुलाबी, ऐसे कुछ भी रंग आते हैं, तो किस वजह से आते हैं ये आपको बताना है। ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। देखिए ऑप्शन तो वैसे ही रहे, पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर किस वजह से होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो हरे रंग के कारण हो चुका है ऑप्शन सी, और टोनोप्लास्ट होता नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी में आपको बताना है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट भी एक पादप हार्मोन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों पौधों का रंग, हमें जो फूल आते हैं उनका रंग बिरंगा दिखते हैं, जैसे कि गुलाबी हो गया, कभी रेड हो गया, अलग अलग फूल आते हैं ना, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अवर्णिक लवण ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, अवर्णिक लवण। अब देखिए लवण लवक से ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है कि हरित लवक हो चुका है, पौधों का रंग हो चुका है, अब ये अवर्णिक लवक मतलब कोई रंग नहीं होगा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, और ऑप्शन डी फूलों की कोशिकाओं में। इसका जो राइट आंसर होगा पौधों की जड़ों में। जड़ों की कोशिकाओं में किसी प्रकार का लवक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन मतलब कहाँ एक्टिव होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए गाल्जिका है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। यहीं पर कोशिका के भोजन का कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, इसी कारण इसे कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्तर एक्टिव पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थान केवल कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में, जो ह्यूमन बॉडी की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक और ऑप्शन सी रक्तिका। देखिए ये तीनों पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति हमें नहीं पाई जाती है और लवक भी हमें नहीं पाए जाते हैं, और ऑप्शन सी रक्तिकाएं भी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ठीक है, अब ये प्रोटीन निर्माण का एक्टिव पैलेस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी गाल्जी का है। इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा भी नहीं क्योंकि ये तो पावर हाउस है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और इसका एक्टिव प्लेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, आपको बताना है। आकार की, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी शारीरिकी और ऑप्शन डी भौतिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिकी। ठीक है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसे तो आप किसी भी हालत में मत छोड़िए। इसका ऑप्शन ए अरस्तु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन, लेमार्क, टोल्किन ये बिल्कुल भी इनसे संबंधित नहीं है। तो अरस्तु, जिसे हम जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने इनका आधुनिक वर्गीकरण किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इनकी बुक का आप कमेंट में जरूर नेम मुझे भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस किसको कहा जाता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप ऑप्शन बता दीजिए। गाल्जी का है, ऑप्शन बी न्यूक्लियस और ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो सबको पता है और माइटोकॉन्ड्रिया हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीकरण होता है भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का एटीपी में चेंज होता है, इसीलिए ये शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो जो ऊर्जा देता है उसे हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा कोशिकांग बताना है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी गाल्जी का है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट और अंतःपादवीय चलिका। ठीक है, आपको आंसर दीजिए इसका। देखिए जब पादप सेल की बात आए तो सबसे बाहर क्या होता है, हार्डेस्ट चीज होती है। तो सबसे हार्ड क्या होती है पादप कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली तो होने से रही, और टोनोप्लास्ट अंतःपादवीय चलिका पहले ही अंत आ गया, अंदर होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कोशिका भित्ति, जो बहुत ही हार्ड होती है और इसमें 50% सेल्स डेड होती है, मृत होती है, जो इतनी हार्ड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, आपको ऑप्शन देखना है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका और ऑप्शन डी गाल्जिका है। ठीक है, किसी चीज को आकार देना तो कौन दे सकता है, कोई हार्ड चीज ही होगी जो बाहरी आवरण को बना सकती है। तो पादप कोशिका का बाहरी आवरण कौन किस पर निर्भर करता है, कोशिका भित्ति के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही है जो पादप को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 20, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गाल्जिका, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी अंतःपादवीय चलिका। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कर लीजिए। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतःपादवीय चलिका। ठीक है, उसका आपको पता होगा कि ये मतलब कोशिका के अंदर बिखरी हुई सी रहती है और महीन होती है, बहुत सी शाखाओं में बैठी रहती है, और झिल्लीदार मतलब ये यातायात का काम भी करती है, कोशिका के अंदर जल ले जाना, बाहर वापस उसे संकुचन से बाहर निकालना, ये सब अंतःपादवीय चलिका निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 21, कोशिकी किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जा सकता है। मतलब कौन सी ऐसा चीज है जिसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोशिका पादप कोशिका और ये पशु कोशिका है। ये एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला और ऑप्शन डी केंद्र नाभिका। ठीक है, केंद्र। तो जाहिर सी बात है कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हमारी ह्यूमन सेल्स के अंदर कोशिका भित्ति की नाम की कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो आरआरबी टीसी 2005 के अंदर आया हुआ है। गाल्जी गाय का प्रमुख कार्य है, गाल्जी गाय का प्रमुख कार्य पूछा है इसने। श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना और पाचक रस उत्पन्न करना और स्त्रावी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है स्त्रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 23 कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये IS 2000 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी गाय उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम तो हम जानते ही है, और एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, याद हो जाएगा। ये कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये रहे हम आज के 23 क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चन और लेके आए तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपका सहयोग इसी तरह बना रहा तो हम रोजाना इसी तरह के 25 क्वेश्चन की टेस्ट साइंस से और 25 के ही कंप्यूटर से लेते रहेंगे। धन्यवाद।